हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 26 मार्च 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 26 मार्च 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर करंट आर्टिकल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है ईयू प्रोब इनटू टेक जायंट्स फॉर वायलेशन ऑफ न्यू लॉ दैट में ट्रिगर हेफ्टी फाइंस। यूरोपियन यूनियन ने जो टेक जायंट कंपनियां हैं और यहाँ पर तीन कंपनियों के बारे में बताया गया, एप्पल, फेसबुक और गूगल के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन या प्रोब स्टार्ट की है जो उन यूरोपियन यूनियन के एक डिजिटल लॉ को वायलेट करती हुई पाई गई हैं। ये तीन कंपनियां, ये जो तीन कंपनियां हैं, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड में एक तरह की मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं और इसी मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए और उनके द्वारा जो ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं उससे जो एंड यूज़र है उसके लिए वो डिसएडवांटेज ना हो, इसलिए ये एक लॉ पास किया था लास्ट ईयर, जिसके तहत अगर कंपनी पहली बार इन लॉ को वॉयलेट करते हुए पाई जाती है तो उनके ग्लोबल रेवेन्यू का 10% फाइन इन कंपनीज पे लगाया जाएगा। और अगर ये दोबारा से यानी कि रिपीटेटिव ऑफेंडर अगर ये कंपनियां होती हैं तो उनके ग्लोबल रेवेन्यू का 20% इन जो फाइन है, पेनल्टी है, वो लगाई जा सकती है, जो काफ़ी हेफ्टी फाइन होगा इन कंपनीज पे। यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है प्रोब इनटू वेदर एप्पल, अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, तो एप्पल, अल्फाबेट एंड मेटा जो पहले फेसबुक के नाम से जानी जाती थी, तो ये तीन कंपनियां क्या वायलेट कर रही हैं यूरोपियन यूनियन के डिजिटल मार्केट एक्ट का, डीएमए एक्ट है जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है, डिजिटल मार्केट एक्ट का, इन विच the latest instance of government trying to exercise greater control over the functioning of big tech companies। तो 10% फाइन उनका पहली बार लगाया जाएगा अगर ये कंपनी वायलेट करती है और 20% रिपीटेटिव इन्फ्रिंजमेंट के दौरान लगेगा। ये जो अनाउंसमेंट किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया, और अभी रिसेंटली अगर 3 हफ्ते पहले हम देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन ने एप्पल पे ऑलरेडी करीब $2 बिलियन का फाइन लगाया है फॉर एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर इन द मार्केट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रीमिंग म्यूजिक ऐप। तो अलग अलग केसेस में एप्पल को यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी फाइन लगाया गया, और एप्पल की जो कंट्री है, ओरिजन, कंट्री ऑफ ओरिजन यूएसए है, वहाँ के भी डिपार्टमेंट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी एप्पल पे फाइन लगाया है। तो ये इन कंपनियों के द्वारा कुछ वायलेशन नॉर्मली फॉलो किए जाते हैं। और अगर यहाँ पर हम देखें तो 5 वायलेशन या 5 प्रैक्टिसेस जो ये कंपनियां कर रही हैं उनको मेनली प्रोब किया जाना है इस इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें पहला है, एक तो एंटी स्टीयरिंग प्रैक्टिसेस है जो अल्फाबेट और एप्पल के द्वारा फॉलो की गई यूरोपियन यूनियन में, उनको उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। दूसरा है एप्पल अलाउज यूज़र इनफ चॉइसेस। एप्पल और बाकी कंपनी भी यूज़र को क्या इनफ चॉइसेस दे रही हैं, या यूज़र की जो एंड यूज़र इनके ऐप या इनके सर्विसेज यूज़ करता है उनकी चॉइसेस ये कंपनियां धीरे धीरे कम करती जा रही है और अपनी चॉइसेस इन पे थोप रही हैं। तो इस बात को भी देखा परखा जाएगा। जैसे कि अगर किसी यूज़र के द्वारा इन कंपनियों के ऐप इंस्टॉल किए जाते हैं, उसके बाद अनइंस्टॉल करने के केस में बहुत ईजी नहीं होता ऐप को अनइंस्टॉल करना या उससे रिलेटेड जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसको चेंज करना। तो ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल माइन्यूट डिटेल्स हैं उनको लेकर भी इस एक्ट में प्रोविज़न दिए गए हैं, और जहाँ पर यूज़र की चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाती है इन कंपनियों के द्वारा, तो वो एस्पेक्ट भी इस एक्ट में प्रोब किया जाने वाला है। जो चौथी इन्वेस्टिगेशन है इसके रिगार्डिंग, ये पर्टिकुलरली मेटा के द्वारा कुछ वायलेशन किए गए थे उसको देखते हैं। तो इसमें चेक किया जाएगा कि वेदर मेटा ने जो पे और कंसेंट पॉलिसी अपनाई थी, इससे जो यूज़र है उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वेयर यूज़र हैव टू पे इफ़ दे वांट टू यूज़ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम विदाउट टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। तो अगर किसी भी यूज़र को बिना एडवर्टाइजमेंट के फेसबुक यूज़ करना है या इंस्टा यूज़ करना है तो वो एडिशनल यूज़र फीस उसे देनी पड़ेगी। तो ये भी एक तरह से वॉयलेटिव प्रैक्टिसेस है जो इन कंपनी के द्वारा फॉलो की जा रही है। इवन यूट्यूब भी बोलता है कि अगर उसे बिना ऐड के किसी यूज़र को कोई वीडियो देखना है तो वो उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोब की जानी है। अभी ये सारी चीज़ें यूज़र पे कितना इम्पैक्ट डाल रही हैं ये फाइनली ईयू की तरफ से नहीं बताया गया, लेकिन इन चीज़ों को प्रोब किया जाएगा, इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और जो पांचवी इंक्वायरी का पॉइंट है वो है वेदर अल्फाबेट, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, वेदर दिस कंपनी इज
प्रायोरिटाइजिंग इट्स ओन सर्विसेज इन गूगल सर्विसेज, जो बहुत ही ऑब्वियस भी है, इसको अभी प्रूव किया जा रहा है। गूगल अपनी ही जो मेजर सर्विसेज है उनकी उनकी जो लिस्टिंग है गूगल सर्च में ऊपर देती है, और अपने सर्विसेज जैसे गूगल शॉपिंग, गूगल फ्लाइट या गूगल होटल्स हैं, तो उनको ज़्यादा वेटेज देके उनका जो एडवर्टाइजमेंट है ज़्यादा दिखाया जाता है। तो ये ऑलरेडी इन कंपनियों के द्वारा ये फॉलो किया जा रहा है। तो इनसे कितना यूजर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके चॉइसेस कितने कम हो रहे हैं, उस पे क्या एडिशनल पेमेंट का बर्डन आ रहा है, ये सारी चीज़ें प्रूव की जाएंगी। और अगर वायलेशन पाया जाता है तो यहाँ पर एक हेफ्टी प्रोब का प्रोविजन भी दिया गया है यूरोपियन यूनियन के इस एक्ट में, जिसका नाम है डिजिटल मार्केट एक्ट। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्ट है, और इंडिया के द्वारा भी ये जो इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है अपने एक्ट में, जो इन कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं, उतने ही हेफ्टी सम और हेफ्टी फाइन्स के साथ प्रोविजन लाने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनाइटेड नेशन ने फाइनली एक सीज फायर एग्रीमेंट कॉल किया है। गजा में जो अभी इसराइल और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक तरह से इसराइल ने हमास पर अटैक जो किया है, उस पूरे अटैक के बाद जो गजा की कंडीशन है बहुत ही बुरी है। बड़े लेवल पर फेमाइन की कंडीशन क्रिएट हो गई है, माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन देखी गई है, और मेनली जो चिल्ड्रन हैं उनमें जो माल न्यूट्रिशन की केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़े हैं आफ्टर दिस अटैक। तो रमज़ान के महीने में यूनाइटेड नेशन ने इस पूरे युद्ध को रोकने के लिए एक सीज फायर के लिए कॉल किया है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल ने ये जो रिजोल्यूशन है 14-0 से काउंट इसको क्लियर किया, बिकॉज यूएसए ने इसको एब्सटेन किया है। तो इससे पहले भी यूएसए और बाकी कंट्रीज़ के द्वारा जो सीज फायर एग्रीमेंट लाए जा रहे थे वो वीटो किया जा रहा था, कभी यूएसए के द्वारा और कभी चाइना और रसिया के द्वारा। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने फर्स्ट टाइम इस तरह का सीज फायर लगाने के लिए बाकी जो मेंबर है उन्होंने भी रजामंदी भरी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली डिमांड की है इशू, यूनाइटेड नेशन की पहली डिमांड है ये, टू होल्ड द फाइटिंग इन गाजा, कॉलिंग फॉर ए सीज फायर ड्यूरिंग रमजान इन ए वोट दैट ड्रू एन इमीडिएट प्रोटेस्ट फ्रॉम इसराइल। तो इसराइल तो इसका शुरू से ही विरोध कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी जो अटैक्स हैं उसको जस्टिफाई करने हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर जो मेन बात बताई गई है, यूनाइटेड नेशन काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, उसमें जो 14 मेंबर के द्वारा ये जो सीज फायर है वो एग्री किया गया है। जैसे हमने पहले भी देखा था, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, टोटल 15 मेंबर होते हैं। और परमानेंट मेंबर में हर मेंबर के पास वीटो पावर होती है, और अगर कोई एक सिंगल मेंबर भी किसी रेजोल्यूशन को वीटो कर ले, यानी कि मना कर दे, तो वो पास नहीं किया जा सकता, जो टाइम टाइम पे देखने को मिला है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जो किसी भी मिलिट्री इंटरवेंशन को या किसी पीस कीपिंग मिशन को फाइनली अप्रूव करती है। अगर इसराइल और हमास के बीच की कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो इसराइल पे हमास के द्वारा साउथ इसराइल पे 7 अक्टूबर 2023 में अटैक किया गया था, जिसमें करीब 1200-1300 लोगों की जानें गई थी। उसके बदले में इसराइल ने हमास का मेन जो एरिया है गाजा स्ट्रिप, वहाँ पर लगातार अटैक किए हैं पिछले कुछ महीनों से, और उसमें अभी तक करीब करीब 32,000 पैलेस्तीन लोगों की जान जा चुकी है। और अभी का प्लान ये माना जा रहा है कि ये लगातार स्ट्राइक इसराइल के द्वारा रोकी नहीं जा रही है, इसलिए ये रिजोल्यूशन लाना ज़रूरी है, जिससे कि वहाँ रहने वाले जो पॉपुलेशन है उनकी कंडीशन इम्प्रूव की जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है वाटर क्राइसिस, जो बेंगलोर में देखी गई थी पिछले कुछ दिनों में। उसका जो मेन रीज़न है वो अर्बनाइजेशन को माना जा रहा है। बेंगलोर की एक सिटी है कोडागू, वहाँ पर रैम्पेंट अर्बनाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी एक्टिविटीज़ देखी गई हैं, और यहाँ पर एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेव कोडागू एंड कावेरी कैंपेन। उनके द्वारा ये बताया गया है कि वन ऑफ द रीज़न फॉर वाटर शॉर्टेज इन बेंगलोरो वो है रैम्पेंट एंड अनचेक्ड कमर्शियल लैंड कन्वर्जन एंड अर्बनाइजेशन ऑफ कोडागू। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है, ये निगेटिव इम्पैक्ट जो दिखाता है अर्बनाइजेशन का। तो अनचेक्ड अर्बनाइजेशन और रैम्पेंट अर्बनाइजेशन से वाटर लेवल में और उस वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसका एक एग्जाम्पल इस केस स्टडी में माना जा सकता है। कोडागू एक सिटी है जो बेंगलोर के नियर बाई है, वहाँ पर काफ़ी रैम्पेंट अर्बनाइजेशन और जो कमर्शियल लैंड का को एनओसी लोकल स्टैब्लिशमेंट या लोकल गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है लगातार,
giving NOC no objection certificate for such conversion in the district which is birthplace of river। और करीब 70% जो कावेरी का वाटर है, वो वाटर का कैचमेंट एरिया है, वो इसी पर्टिकुलर रीजन में माना जाता है। और अगर इसी तरह का ट्रेंड जो कमर्शियल कमर्शियल कन्वर्जन ऑफ लैंड देखा जा रहा है कोडागू में, ये कुछ और साल तक चलता रहे तो वाटर की जो क्राइसिस है वो परमानेंट हो जाएगी कर्नाटका के इस पूरे रीजन में, बेंगलोर और मैसूर के नियर बाई रीजन में। इन केस देर इज ए फेलियर ऑफ रेन इन डिस्ट्रिक्ट रिजल्टिंग इन ड्रॉट कंडीशन। तो और अगर ये अर्बनाइजेशन का जो फेज चल रहा है ये चेक ना किया जाए, इसको रोका ना जाए, और इन केस अगर रेन फेल हो जाती है तो ड्रॉट की कंडीशन पूरे एरिया में क्रिएट हो सकती हैं और वाटर शॉर्टेज की कंडीशन को मैनेज करना मुश्किल होगा। उस केस में गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल डिजास्टर एक्ट का प्रोविजन है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, नेशनल डिजास्टर एक्ट इन्वोक किया जा सकता है। गवर्नमेंट कैन इन्वोक द एक्ट बाई विच बोरवेल एंड वाटर टैंक ऑफ कॉफी ग्रोवर अक्रॉस कोडागू एंड वो सारे बोरवेल पूरे कर्नाटका के इस रीजन में गवर्नमेंट रोक सकती है, और जिससे जो कॉफ़ी प्लांटेशन में लगे हुए फार्मर्स हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है, जो अनचेक्ड रैम्पेंट अर्बनाइजेशन का जो मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, वो अल्टीमेटली एक बड़ा वाटर क्राइसिस क्रिएट कर सकता है, और उससे कोडागू के उस पूरे रीजन के जो कॉफ़ी प्लांटेशन में जुड़े लोग हैं उनकी लाइवलीहुड पे भी एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसलिए ये एक केस स्टडी कंसिडर की जा सकती है जिसमें वाटर क्राइसिस, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर तीनों का लिंकेज देखा जा सकता है। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर अभी सिंगापुर की विजिट पे हैं, और इनके द्वारा सिंगापुर में 2 से 3 दिन की विजिट की जा रही है। सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट से इनकी मुलाकात हुई टू फर्दर स्ट्रेटेजिक बायलैटरल टाइज, और इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया रीजन में किस तरह से इंडिया और सिंगापुर दोनों कंट्री आपस में मिलके अपने बायलैटरल टाइज भी इंप्रूव कर सकते हैं, और इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्टेबल ट्रेड और कॉमर्स रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगापुर का मैप देख लेते हैं। यहाँ पर सिंगापुर का मैप भी गिवन है। सिंगापुर का मैप, सिंगापुर मेनली मलेशिया से अपना मैरीटाइम बॉर्डर बनाती है, और यहाँ पर सिंगापुर के नॉर्थ में है मलेशिया। मलेशिया से मैरीटाइम बॉर्डर बनाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो जौहर स्ट्रेट, ये है जौहर स्ट्रेट जो सिंगापुर और मलेशिया को सेपरेट करती है। ये सिंगापुर के पूरे नॉर्थ पार्ट से होके जाती है, नॉर्थ रीजन को कवर करते हुए आगे स्टेट ऑफ सिंगापुर से, जो कि साउथ में स्थित है, मिलती है। ये सिंगापुर आइलैंड नेशन है और काफ़ी क्रिटिकल और काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन में स्थित है, और गल्फ ऑफ मलक्का जो एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चोक पॉइंट है इंडियन ओशियन रीजन का, उसके एक लैंडमार्क लोकेशन पे सिंगापुर स्थित है। इंडिया और सिंगापुर के जो रिलेशंस हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया और श्रीलंका के अच्छे टाई, इंडिया और सिंगापुर के अच्छे टाइज हैं। इसके अलावा इंडिया जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने पैर जमाना चाहता है, तो उसके साथ उसके लिए भी सिंगापुर के साथ काम करना दोनों कंट्रीज़ के लिए एक पॉजिटिव स्टेप माना जा सकता है। इसके बाद जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, उनके द्वारा फिलीपींस और मलेशिया का जो टूर है वो भी किया जाना है। तो इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्रीज है जो साउथ चाइना सी के नियर बाई हैं और इंडो पैसिफिक रीजन में हैं, उन रीजन की कंट्रीज़ का इंडिया के साथ जो रिलेशन है, उनके बायलैटरल टाइज हैं, वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो टूर है वो किया जा रहा है। अब यहाँ पर रोबस्टा कॉफ़ी के बारे में एक आर्टिकल है, और ये यहाँ पर बताया गया कि रोबस्टा कॉफ़ी प्राइस टचेस ऑल टाइम हाई एमिड ग्लोबल शॉर्टेज। तो रोबस्टा कॉफ़ी की शॉर्टेज देखी गई है इस सीज़न में, और बारिश ना होने की वजह से वर्ल्ड ओवर ये जो शॉर्टेज है वो देखी जा रही है, जिसके कारण अगर सप्लाई कम हो जाने की वजह से जो प्राइजेज़ हैं वो ऑल टाइम हाई चले गए हैं रोबस्टा कॉफ़ी के। अगर हम देखें तो ग्लोबल प्रोडक्शन में सबसे बड़ा जो मेजर सप्लायर है वो है वियतनाम। वहाँ पर भी साफ डिक्लाइन देखा गया इन द प्रोडक्शन ऑफ रोबस्टा कॉफ़ी। करीब 2 मिलियन बैग्स वियतनाम में
नॉर्मल प्रोडक्शन था जो काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया जो मेजर सप्लायर है कॉफ़ी का, रोबस्टा कॉफ़ी का, वहाँ पर भी सप्लाई कम हुई है। तो इंडिया में अगर हम देखें तो कर्नाटका और केरला के रीजन में रोबस्टा कॉफ़ी उगाई जाती है। और इंडिया का सबसे बड़ा जो रोबस्टा कॉफ़ी का प्रोड्यूसर है वो है कर्नाटका में कूर्ग। उसके बाद केरला का वेयनाड जो डिस्ट्रिक्ट है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रोबस्टा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब कॉफ़ी की मेजरली दो वैरायटी होती हैं, एक है रोबस्टा, दूसरी है अरेबिका। नॉर्मली अरेबिका कॉफ़ी का जो रेट है वो रोबस्टा से ज़्यादा रहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर सीजन में रोबस्टा कॉफ़ी के शॉर्टेज की वजह से रोबस्टा कॉफ़ी का जो रेट है वो कई गुना बढ़ गया है। और अरेबिका कॉफ़ी से भी इसका रेट ज़्यादा हो गया है। ये सबसे ज़्यादा महंगी कॉफ़ी आज के टाइम में बन गई है। अब इस कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए अगर हम बात करेंगे तो जनवरी का जो सावर होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सावर होता है। और जनवरी महीने में कर्नाटका केरला के रीजन में, जहाँ पर ये जिस रीजन में ये कॉफ़ी उगाई जाती है, वहाँ पर जो जनवरी सावर है वो बहुत कम हुई और काफ़ी जगह हुई भी नहीं, जिसकी वजह से ये जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है काफ़ी कम हुआ है। जनवरी सावर्स हेल्प्ड इन blossoming of robusta coffee plant farmers, but absence of backup sour a major factor in the formation of berries is a concern। तो यहाँ पर सॉवर की कमी यानी रेनफॉल की कमी की वजह से रोबस्टा कॉफ़ी का जो बीन्स हैं, जो बेरीज है, उनका डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाया और फाइनली रोबस्टा कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होने की उम्मीद है। नेक्स्ट न्यूज़ है गूगल और इंडिया की जो कंपनीज है स्टार्टअप, उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था गूगल के गूगल की कुछ पेमेंट प्रैक्टिसेस को लेकर, वो उसके रिगार्डिंग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया था और गूगल की जो पेमेंट की प्रोसेस है उसको अलाउ कर दिया गया था कि गूगल पेमेंट लगा सकता है अपने इन ऐप परचेज और इवन ऐप परचेज के लिए भी, जिसको अपोज किया जा रहा है इंडिया की कंपनी के द्वारा। तो अब ये जो पूरा ग्रुप है इंडियन कंपनीज का, वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद अब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल में अपनी अपील रखेगा। एनसीसीआई ने जो बोला था कि अपनी एक इन्वेस्टिगेशन कराई, उसने भी ये पाया कि जो पेमेंट पॉलिसी है गूगल की वो प्राइमा फेसी वॉयलेटिव है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का। तो इसकी जो अब सुनवाई होनी है वो होनी है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट न्यूज़ है रसिया के रसिया में अभी 2 दिन पहले एक बड़ा हमला हुआ है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो आईएस ग्रुप ने, आतंकवादी संगठन ने ली है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में जो रसिया में टेररिस्ट अटैक या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी बढ़ गई हैं। इन रिसेंट ईयर आईएस हैज़ रिलीज सेवरल प्रोपेगेंडा वीडियोज़। और आईएस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि रसिया कहीं न कहीं आईएस के अगेंस्ट शुरू से ही काम कर रहा है और अफ़गानिस्तान, चेचन्या और सीरिया में पिछले कुछ सालों में जो कॉन्फ्लिक्ट देखे गए हैं वहाँ पर हर जगह रसिया आईएस के अगेंस्ट में लड़ रहा है। तो अब आईएस रसिया के अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहा है और उसके द्वारा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। इन 90s एंड 2000 रसिया विटनेस ए सीरीज ऑफ टेरर अटैक, मेनली उसके चेचेन मिलिटेंट्स के द्वारा रसिया में काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी जो एक्टिविटीज़ है वो की जाती थी। लेकिन 1990s में जब व्लादिमीर पुतिन का स्टार्टिंग था, पॉलिटिकल करियर बिल्कुल स्टार्टिंग पे था, तो उसी दौरान ये जो प्रॉब्लम है वो देखी जा रही थी और उसके बाद रसिया ने काफ़ी हद तक काबू कर लिया था। टेररिस्ट जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल किया था, ऐसा क्लेम किया गया था रसिया के द्वारा। बट अभी रिसेंट ईयर में जो आईएस का ग्रुप है, आईएस खोरोसन, ये अफगानिस्तान बेस्ड ग्रुप है और इसके द्वारा ये जो अटैक्स हैं वो किए जा रहे हैं। आफ्टर ए फिजिकल कैलिफेट ऑफ आईएस इन सीरिया एंड इराक वर डिस्ट्रॉयड इन 2015 टू 18, सेवरल ट्रेंड आईएस जिहादिस्ट मूव टू अफगानिस्तान, जहां पर उन्होंने अपना ऑपरेशनल बेस बनाया। जो टोटल आईएस का स्टार्टिंग था 2014-15 के टाइम, और जो सीरिया में अपनी लड़ाई लड़ रहा था वो उसका तो डिसइंटीग्रेशन ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन उसका एक ऑफशूट कह सकते हैं जो अफगानिस्तान चले गया और वहाँ पर उसने अपना बेस बनाया और इस तरह अफगानिस्तान में उसने रसिया और उस सेंट्रल एशियन रीजन में जो अटैक्स है
वो प्लान करने की एक्टिविटीज़ ये कर रहा है। आईएस को फाउंड किया गया था 2014 में सीरियन सिविल वॉर के दौरान, और वन ऑफ द अर्ली सिटीज़ जो आईएस ने कैप्चर की थी ईस्टर्न सीरिया में थी, वो थी रक्का। इट वांटेड टू टॉपल प्रेसिडेंट हसन। तो आईएस सीरिया के प्रेसिडेंट हसन की जो सरकार है उसको टॉपल करना चाह रहा था, उसको हटाना चाह रहा था, और दमस्कस जो सीट ऑफ पावर है खलीफेत की, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आईएस के द्वारा ये किया नहीं जा सका। तो कहीं न कहीं वो रसिया को इस बात का ज़िम्मेदार मानता है, और रसिया के अगेंस्ट इसीलिए उस पे अटैक किए जा रहे हैं। ईरान वाज़ अटैक्ड इन जनवरी एंड रसिया लास्ट वीक, एनी अदर यूरोपियन नेशन कुड बी द नेक्स्ट। तो ईरान पे भी पहले अटैक किया गया है आईएस के द्वारा, अब रसिया पे अटैक किया गया है, और किसी दूसरे यूरेशियन नेशंस पे भी अटैक प्लान किए जा सकते हैं आईएस के द्वारा। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।